हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाला क्लास में हम पढ़े थे एसी थ्रू रेजिस्टेंस ओनली, एंड इन दिस सिचुएशन द फेज डिफरेंस बिटवीन द alternating current and alternating voltage is zero when there is inductor only in the circuit. Then voltage leads the current by 90 degree. When there is capacitor only in the circuit, then alternating voltage lags behind the alternating current. Now we will discuss AC through ALR circuit. AC थ्रू ALR सर्किट। अब मान लीजिए कि कोई हमको सर्किट दिया हुआ है जिसमें कि रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है, ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। इस बात को जरा आप लिख भी लेंगे। कंसीडर ए सर्किट, कंसीडर ए सर्किट consisting of resistance capital R and an inductor of self inductance capital L as shown in figure. फिगर में क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है। फिगर में रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है। तो इस फिगर में मान लीजिए कि इंस्टेंट, जैसे आप लिखा करते थे, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ value of alternating current at any instant of time t can be written as या given as I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। किसी पर्टिकुलर समय पर इतना करंट है, तो जिस समय करंट इतना है उस समय यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप्ड होगा? वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना डेवलप्ड होगा? वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये आर है और ये यहाँ पर एल दिया हुआ है। नाउ हमको देखिए, चूंकि यहीं पर काम कर लीजिए, डी आई बाई डी टी चाहिए, तो डी आई बाई डी टी चाहिए तो यहीं डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। नाउ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, लेकिन ये टी नहीं है, ये ओमेगा टी है, इसलिए इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड। तो therefore the EMF at that instant, therefore the EMF at that इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, उस समय ईएमएफ कितना होगा बच्चों? ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, ये होगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आई आर है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एल डी आई बाई डी टी है। अब दोनों को हम प्लस करेंगे, दोनों को हम प्लस कर दिए, देन दोनों को प्लस करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई की जगह पर क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर इंटू आर को आप यहां लिख दीजिए, आर लिख दीजिए, आर आई की जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस
एल तो है ही, डी आई ओमेगा बाई डी टी के जगह पर क्या लिखेंगे, आप लिख लेंगे एल ओमेगा, एल है डी आई बाई डी टी की जगह पर ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये चीज हो गया। अब हम आई नॉट को यदि बाहर ले लें देन तो E इज इक्वल टू आई नॉट। अब हम देखो बच्चों, ये हो गया हमारा R साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। तो दिस E इज इक्वल टू आई नॉट, अंडर रूट में हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट में आप लिख लीजिए आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए साइन थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, आर है, और कॉस थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा एल है। तो स्क्वायर करके आप रूट के बाहर ले लीजिए दोनों को, तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच गया आर अपान, जिससे आप मल्टीप्लाई किए हुए हैं। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्व करने का यही तरीका है। मान लीजिए यहाँ पर ए है, ये यहाँ पर ए है और यहाँ बी है, तो हम करते क्या है, साइन थीटा का जो भी कोएफिशिएंट ए उसका स्क्वायर करिए, कॉस थीटा का जो भी कोएफिशिएंट है मान लीजिए बी है उसका स्क्वायर करिए, फिर अंडर रूट ले लीजिए, ब्रैकेट के बाहर लिखिए। अब चूंकि इसको आप बाहर ले लिए हैं ब्रैकेट के, तो इस चीज़ से हमको यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये डिवाइड भी किए, इनटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। ये दोनों को मिला मत दीजिएगा, ये दोनों को मिलाना नहीं है, ये ऐसे है। तो ये इस ढंग से हम लिख सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट यू कैन राइट हियर लेट, इसको आप कॉस थीटा मान लीजिए, लेट आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, एंड ओमेगा एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये मान लीजिए, इसको कॉस थीटा माने, इसको आप साइन थीटा मान लीजिए, और वैल्यू पुटअप करिए एज्यूम करके। इसको इक्वेशन आप थर्ड कह लीजिए, इसको इक्वेशन फोर्थ कह लीजिए। हेंस ये E इज इक्वल टू कितना होगा, आई नॉट, E इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको आप कॉस थीटा ले लेंगे, कॉस ऑफ थीटा साइन ओमेगा टी, प्लस इसको साइन ऑफ थीटा, ये लिखे हुए हैं साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। नाउ आफ्टर दैट यू कैन राइट E इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अब देखो ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए के जगह पर ओमेगा टी और बी के पास थीटा। यह फॉर्मूला आपको जानना होगा, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ाए हुए हैं, हमारा मैथमेटिकल टूल्स वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो ये रेजिस्टेंस होगा, और इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो नाउ E इज इक्वल टू आई नॉट, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, वेयर जेड इज इक्वल टू
इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है बच्चों? वेयर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, दिस इज नोन एज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस देखिए, इसमें एसी में हम कितना रेजिस्टेंस, आप केवल जब रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टर केवल होगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस है, जब केवल इंडक्टर है तो वहाँ पर रिएक्टेंस हम बोले थे, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब कैपेसिटर में केवल कैपेसिटर है तो उसको हम वहाँ भी इंडक्टेंस बोले थे, उसको बोले थे कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। जब सर्किट में आर और एल दोनों हो है, आर एल सी, आर और एल या आर और सी का कॉम्बिनेशन हो गया या आर एल सी तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो उसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस। और तीनों की यूनिट जो भी हम बोल रहे हैं, चाहे इम्पीडेंस हो, चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, चाहे कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस हो, सबका यूनिट एक ही होगा, ओम ही होगा सबका यूनिट। तो इसके जगह पर ये मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज मैक्सिमम वोल्टेज। हेंस इसको आप लिखेंगे, ये मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वोल्टेज, हम बोलेंगे यहाँ पर देख लीजिए। तो इसको मैक्सिमम वोल्टेज को हम ई नॉट लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं, जब सर्किट में एल और आर दोनों हो तो वोल्टेज लीड करेगा। कितने डिग्री से लीड करेगा भाई? जब केवल इंडक्टर था तो 90 डिग्री से लीड किया था, अब यहाँ आर और एल दोनों आ गया तो थीटा डिग्री से लीड करेगा। तो अब थीटा कहाँ से निकालेंगे? इसका हम मतलब लिखेंगे दैट इज ईएमएफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड्स द अल्टरनेटिंग करंट बाय थीटा। थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? थीटा के जगह पर आप लिखे थे साइन थीटा, किसको आप माने थे? ये साइन थीटा आया था आपका, साइन थीटा आया था, आप बोले थे ओमेगा एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या आया था? कॉस थीटा आया था आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, आर बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये आया था। तो यदि डिवाइड करेंगे थर्ड और फोर्थ को तो हमको टेन थीटा कितना मिल जाएगा? डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ हमको टेन थीटा कितना मिलेगा? टेन थीटा आ जाएगा आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर। तो कितने एंगल से लीड करता है? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। लीड्स द एसी बाई थीटा where थीटा इज इक्वल टू, ये टाइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे वेयर थीटा इज इक्वल टू टाइन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। इतने एंगल से लीड कर रहा है, वोल्टेज कितने एंगल से लीड करता है बच्चों? टाइन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। अब देखिए, इसको याद करने का एक तरीका भी हम बता दे रहे हैं। जब सर्किट में एल और आर है उस समय, जब सर्किट में एल और आर दोनों है उस समय आपका वोल्टेज लीड करता है करंट से कितने एंगल से? थीटा एंगल से। थीटा क्या है? tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। अब देखिए, इसको थोड़ा सा आप याद रखिए, याद रखने के लिए हम बता रहे हैं आपको। देखो, जब सर्किट में केवल मान लीजिए आपको दिया हुआ है ये, जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस था तो ये वी आर हो गया, और जब सर्किट में केवल इंडक्टर था तो करंट से वोल्टेज, जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं था। सर्किट में जब केवल इंडक्टर था तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे था, लीड कर रहा था। अब दोनों आ गए तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? वी आर और वी एल, दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया? ये हो गया। और ये एंगल यहाँ पर थीटा है, तो tan थीटा आप कैसे लिख सकते हैं? tan थीटा इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू, ये वी एल है और ये वी आर है, ये वी एल अपान वी आर। वी एल के जगह पर आई, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ एल में जो एल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसका नाम एक्स एल होता है, आर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो तो आर होता ही है, आई कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स एल बाई आर। एक्स एल के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों? ओमेगा एल बाई आर। तो ये है, ये आपको याद रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। और यहीं पर चाहे तो आप इम्पीडेंस भी याद रख सकते हैं। दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो गया? वी इज इक्वल टू, दोनों का
रिजल्टेंट आप यहाँ पर v इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको पहले लिख लीजिए, फिर ये लिखने के बाद आप लिखेंगे v के जगह पर आप क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू वी आर के जगह पर क्या लिखेंगे, आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन है, इसको बाहर आप ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। v बाई आई का ही नाम क्या है, z है। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को हम लिखेंगे ओमेगा एल का होल स्क्वायर। दिस v बाई आई के को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं या इम्पीडेंस बोलते हैं, यहाँ z से इसको डिनोट करते हैं। तो इस केवल आपका ये जो फिगर यदि रहेगा तो इस फिगर से भी आप पूरा चीज निकाल सकते हैं कि एल आर सर्किट में इम्पीडेंस कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। वोल्टेज करंट से लीड करेगा, कितने डिग्री से लीड करेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर से लीड करेगा। तो ये यदि केवल फिगर भी आपको याद रहेगा तब भी आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं और हर एक चीज़ को याद कर सकते हैं। तो याद रखने के लिए एक ग्राफ बहुत ज़रूरी है। बाद में भी डिटेल्स में इसको हम बताएंगे जब LCR पढ़ाएंगे तब। नाउ पावर लॉस देखिए इन LR सर्किट, पावर लॉस इन LR सर्किट, पावर लॉस इन LR सर्किट। LR सर्किट में पावर लॉस क्या होता है बच्चों, देखो वी नो द हीट डिसिपेटेड इन टाइम इंटरवल dt एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ये आप लिख लेंगे। द हीट डिसिपेटेड in time interval dt at any instant of time t, at any instant of time t, किसी पर्टिकुलर समय पर कितना हीट डिसिपेशन होगा आपको मालूम है। दिस dh इज इक्वल टू हम लिखते थे p dt, यहाँ पर dh के जगह पर आप क्या लिखेंगे, p के जगह पर e इंटू आई इंटू डी टी। ई की वैल्यू आप लिखे हैं कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया था। आई के जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो डी एच इज इक्वल टू आप ले सकते हैं ई नॉट इंटू आई नॉट। इसको आप सॉल्व करेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन ओमेगा टी। इस ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ हमारा डी टी भी रहेगा। अब इसको जरा सॉल्व करिए आप। तो यहां पर डी एच इज इक्वल टू वाट, डी एच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट। अब देखो बच्चों, अब जरा समझिए, ये साइन ओमेगा टी है और ये साइन ओमेगा टी है, तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू इसके साथ कॉस थीटा भी है, डी टी भी है, प्लस अब ये साइन ओमेगा टी का यहां पर मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी टी, ये हो गया। अब हमको टोटल हीट डिसिपेशन के लिए इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल हीट डिसिपेशन, टोटल हीट डिसिपेटेड, टोटल कितना हीट डिसिपेट हुआ इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। डी एच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट, इसको बाहर आप ले लीजिए, फिर इसका इंटीग्रेशन। ये देखिए कॉस थीटा को भी आप बाहर ले लेंगे, यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में कितना हीट डिसिपेशन होगा ये आप निकाल लीजिए। प्लस
अब देखो इसको साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर 2 से आप और साइन थीटा को बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन के बाहर। यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो दिस 2 साइन ओमेगा टी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये बताया जा चुका है। ये फुल टाइम के लिए इंटीग्रेशन है। अब देखो बच्चों, हम यह आपको बताए थे कि जब इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन t/2 होता है, कॉस थीटा यहाँ रहने दीजिए, और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 होता है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसके पहले वाले में भी हमने बताया था कि इसको आप याद रखिएगा, सिंस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 t/2 और क्या, और साइन 2 ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी या कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 फुल टाइम के लिए। इसको आप बिल्कुल याद रखना होगा, हम बोले थे कि इसको, इस इंटीग्रेशन को आप याद रखेंगे क्योंकि इसका बार बार यूज होगा, एसी में बार बार यूज हो रहा है। तो अब आप लिख सकते हैं बच्चों, h इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू ये कॉस ऑफ थीटा है इंटू t/2, ये चीज़ हो गया। तो इसको आप लिखेंगे h इज इक्वल टू ई नॉट, 2 के जगह पर आप √2 ले लीजिए, आई नॉट √2, हम 2 के जगह पर √2 इंटू √2 ले लिए 10, दैट इज कॉस थीटा। तो h इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2 को हम लिखेंगे ERMS इंटू आई नॉट अपॉन √2 को लिखेंगे IRMS कॉस ऑफ थीटा। ये हीट डिसिपेशन हुआ, एक कंप्लीट साइकिल में इतना हीट डिसिपेशन होता है, इंटू टाइम t भी है, इंटू t भी है, t सेकेंड में इतना हीट डिसिपेशन हो गया। तो एवरेज पावर डिसिपेशन कितना हो गया, टोटल हीट डिसिपेशन अपन टाइम टेकन, हेंस P एवरेज इज इक्वल टू कितना हुआ, टोटल हीट अपन टोटल टाइम, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया आपका ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया ना। अब कॉस ऑफ थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस ऑफ थीटा इज कॉल्ड पावर फैक्टर, कॉस ऑफ थीटा इज नोन एज व्हाट, पावर फैक्टर, इसको पावर फैक्टर हम बोलते हैं। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वेयर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा कॉस थीटा, अभी जो हम बताए थे आपको कि यहाँ पर इस साइड में कितना है बच्चों, इधर यदि करंट है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VR और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL, दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, और ये एंगल बन रहा है थीटा, ओके। तो ये हो गया V, दोनों का रिजल्टेंट V इज इक्वल टू VR प्लस VL, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, डायरेक्शन है यहाँ पर, इसको फेजर डायग्राम भी हम बोलते हैं। तो अब कॉस ऑफ थीटा कितना होगा, देखो बच्चों, वेयर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब बेस अपन हाइपोटेनियस लिखेंगे, VR अपान ये जो पूरा लेंथ है, लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अपान V, ये हो गया। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू VR की जगह पर I इंटू R और V की जगह पर I इंटू Z क्या है, अब तो VR क्या है, केवल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप, तो V इक्वल टू IR, और VL क्या है, केवल इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप, V इक्वल टू IXL, बट V क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन का क्या नाम है, रेजिस्टेंस के, जब R भी हो और L भी है तो उसको इम्पीडेंस हम बोलेंगे, तो V इक्वल टू I इंटू R, तो कॉस ये कैंसिल आउट हो गया, Z को आप क्या लिखते थे, √R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। इस कॉस थीटा को हम क्या बोलते हैं भाई, पावर फैक्टर बोलते हैं, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। तो जब सर्किट में L और R हो तो कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा, या कॉस ऑफ फाई भी हम लिखते हैं,
वेयर कॉस ऑफ फाई इज नोन एज या कॉस ऑफ थीटा इज नोन एज पावर फैक्टर। ओके, थैंक यू। अब देखिए 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 2 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, 3 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिए। देखिए यदि मास आप लाना चाह रहे हैं, मास आप लाना चाह रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर फोकस करना पड़ेगा। जब तक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर आप फोकस नहीं करेंगे तब तक वो आपका केवल डेरिवेशन से नहीं होने वाला है। न्यूमेरिकल्स करिए, न्यूमेरिकल्स के बाद डेरिवेशन करिए। ये तीनों जो न्यूमेरिकल्स हम दिखा रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा। और देखिए इस साल जो अभी रिजल्ट आया है बोर्ड का, जो बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें हमने एक नया स्ट्रेटजी अपनाया था। कौन सा नया स्ट्रेटजी था? वही केवल डेरिवेशन पर हमने फोकस नहीं किया, डेरिवेशन के अलावा हमने हमारा फोकस 50% का हो गया डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। फिर लड़कों से हमने फीडबैक लिया कि न्यूमेरिकल्स बनाने से क्या फ़ायदा है, क्यों हम न्यूमेरिकल्स इतना दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में तो न्यूमेरिकल्स केवल 15 या 20 नंबर का ही पूछता है, तो फिर हम न्यूमेरिकल्स क्यों बताएं? तो बच्चों ने बताया, बच्चों का कहना था कि सर यदि आप न्यूमेरिकल्स करवा दे रहे हैं तो उस समय हम लोगों को डेरिवेशंस भी करने में बहुत सहूलियत होती है, डेरिवेशंस याद हो जाता है, फार्मूला तो बिल्कुल याद हो ही जाता है। तो अभी उसका हमने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ज़्यादा समय हम न्यूमेरिकल्स पर दिए हुए थे। और अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, अभी जो रिजल्ट हुआ था ना, टोटल हम 12 टोटल पढ़ाए थे, टोटल ABC तीनों सेक्शन हम ही पढ़ाए थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 57। इस 57 में 33 बच्चों का A1 ग्रेड आया, 24 बच्चों का A2 ग्रेड आया, और 49 जो स्टूडेंट्स थे, 49 स्टूडेंट थे, उनका मास मोर देन 90% हो गया, मोर देन 90% रहा। और आपके केवल 8 जो स्टूडेंट्स हैं, इनका जो मास रहा वो 85 और 90 के बीच में रहा। तो ये तो इस टाइप का मेरा रिजल्ट रहा। और देखिए पीआई जब हम कैलकुलेट किए तो पीआई हम लोगों का हर एक सेक्शन का थोड़ा थोड़ा वेरी किया। तीनों सेक्शन में ये नहीं कि हमारा एक सेक्शन में बहुत ख़राब रिजल्ट हो गया, ऐसा भी नहीं था। ऑलमोस्ट तीनों सेक्शन में हमारा बराबर ही पीआई आया, परफॉर्मेंस इंडेक्स आया। उसको भी हम डिटेल्स में बताएंगे। तो सेक्शन ए में कितना रहा, A1 सेक्शन, ये तो हम ABC तीनों सेक्शन मिला करके हमने बताया पीआई, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहा। सेक्शन ए का पीआई हमारा 92 है, सेक्शन बी का 95 है, और नहीं, सेक्शन बी का हमारा 96 है, और सेक्शन सी का हमारा 95 है। तो परफॉर्मेंस पीआई का मतलब परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। तो परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी बहुत तीनों सेक्शन में हमारा एक ही तरह का रिजल्ट रहा। इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते थे कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में ज़्यादा रिजल्ट हो गया, ऐसा नहीं है। तीनों सेक्शन में हमारा रिजल्ट अच्छा हुआ। और दूसरी चीज़ ये रहा, हम लक बाई चांस भी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो कॉपी का इवेल्युएशन होता है तो पूरे कॉपी को दे दिया जाता है, और ABC 3 लॉट हम लोग कर देते हैं। जैसे कॉपी चेक करने गए तो 3 सेट होता है ABC, तीनों सेट को हमने दे दिया, बाहर हम लोग रख देते हैं। किसी एक टीचर को सेक्शन ए मिला, किसी एक को बी मिला, किसी एक को सी मिला। तो ऐसा भी आप नहीं कह सकते। अब तीनों टीचर थोड़े ना इतना लिबरल होकर के इस टाइप के ऐसे कॉपी चेक कर देंगे कि मार्क्स इतना आ जाए। 49 आउट ऑफ 57, 49 स्टूडेंट्स का मार्क्स है 90% एंड एबव। परफॉर्मेंस इंडेक्स मेरा कितना है भाई? 94.7। सेक्शन बी में है 96 परफॉर्मेंस इंडेक्स है। तो इस ढंग से एक्सेलेंट रिजल्ट आया हुआ है। और उसके पीछे क्या रीजन है, आप न्यूमेरिकल्स पर फोकस करिए। ओके, थैंक यू। न्यूमेरिकल्स खूब बनाइए।